हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, कल के प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज 5th क्वेश्चन हमारा असर्शन बेस्ड का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जो डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या ये इसकी ये आएगी। तो बच्चों इसको देखने का बड़ा आसान तरीका है, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेस में 16 देख रहे हो और 16 को आप अलग कर दो, 1000 को अलग कर दो। ठीक है, अब देखो, अब 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4 और 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3। अभी इसको भी 10 बनाना है, तो 10 कैसे बनेगा, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 4 से डिवाइड करके। और आप देख सकते हो जब 5 और 2 मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4 और इधर आ जाएगा 10 की पावर 3। ये तो 10 की पावर 7 बना ना। तो अगर डिनोमिनेटर में 10 की पावर 7 है तो वो 1 2 3 5 डिजिट के बाद कैसे ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये जो ए है, ये इस क्वेश्चन में जो ए है वो फॉल्स है। जैसे आपको पता चला ए फॉल्स है तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि कल भी आपको बताया था फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, जिसमें दोनों ट्रू होते हैं। सेकंड ऑप्शन भी दोनों ट्रू होते हैं, वो भी नहीं आएगा। सी और डी में से एक आएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपका ऑप्शन है, सी में लिखा होता है ए ट्रू और डी में लिखा होता है ए फॉल्स, और आपका ए फॉल्स आ रहा है इसलिए इसका डी ऑप्शन आएगा। इसलिए बच्चों इसका क्या आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सबको एक देखना है और आप वैसे भी गैस लगा सकते हो जैसे मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ। बच्चों अब 6th क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला जा रहा है आपको असर्शन में, आपको बोला जा रहा है कि ये जो 57/2 की पावर 2 और 5 है, ये 2 डेसिमल के बाद ख़त्म होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो नीचे 10 बनाना होता है ना, तो डिनोमिनेटर में आप देखते हो एक 2 मैंने 5 के साथ रख दिया तो ये 10 बन गया। इसके लिए आपको बस क्या चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ये भी 10 बन गया। तो बच्चों नीचे कितने 10 बने, नीचे 2 10 बने। तो 10 का स्केयर, जब 10 का स्केयर होता है तो 100 होता है, और ये 2 डेसिमल के बाद ख़त्म होगा। इसने भी 2 ही बोला है। इसका मीनिंग है इस क्वेश्चन में जो असर्शन है आपका, इस क्वेश्चन में जो आपका असर्शन है वो ट्रू है, असर्शन ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है जिसमें बोला जाता है असर्शन फॉल्स है, वो तो नहीं आएगा, डी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। जो डेसिमल है इसका, ये भी 3 डिजिट के बाद बोल रहा है ख़त्म करने के लिए। तो देखो आपके पास क्या है, आपके पास जो नंबर दिया है वो कितना दिया है, 13/3125, 13/3125। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 13, 5 की पावर 1 करो 5, 2 करो 25, 3 करो 125, 4 करो 625 और 5 करो 3125। तो बेसिकली ये 5 की पावर 5 है। अगर 5 की पावर 5 है तो इसको 2 की पावर 5 देने पड़ेंगे। और जैसे आपने इसको ये 2 की पावर 5 डिनोमिनेटर में डाला तो बच्चों डिनोमिनेटर में 10 की पावर 5 आ गया। और जब डिनोमिनेटर में आपके पास 10 की पावर 5 आ गया तो ये 5 डेसिमल के बाद ही टर्मिनेट होगा, 3 के बाद टर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए जो इसका ए है असर्शन वो तो ट्रू था, मगर जो इसकी रीजनिंग है वो क्या है, फॉल्स। तो ये सी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि आपको पता है बच्चों ए में दोनों ट्रू होते हैं और बी में भी दोनों ट्रू होते हैं। इसमें एक फॉल्स और एक ट्रू है, तो ना ए ना बी, तो ये आएगा आपका सी ऑप्शन। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये लेक्चर फर्स्ट टाइम दिख रहा है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देखिए, तभी आपको समझ आएंगे, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये असर्शन बेस्ड समझ आया होगा। तो ये ओसवाल की बुक से असर्शन बेस्ड क्वेश्चन किया गया है। तो बच्चों अब हम करेंगे असर्शन बेस्ड के बाद कौन से, केस बेस्ड स्टडी एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी एमसीक्यू। तो केस बेस्ड स्टडी एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, पहले अच्छे से रिवाइज करना है, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ठीक है, रिवाइज क्या करना है, जो मैंने आपको करवाया, मैंने आपको पहले लेक्चर करवाया हुआ है, उस लेक्चर में जो भी डिस्कस किया वो आपको सब स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हम केस बेस स्टडी एमसीक्यू करेंगे। तो बच्चों आप पढ़ सकते हो, पहला एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पे क्या बोला गया है, टू एनहांस द रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्लास लाइब्रेरी के लिए स्कूल ने नॉमिनेट की है। ठीक है,
और दो सेक्शंस बनाई गई हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी 10th के लिए, और देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। आपको बोला गया है कि दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए उसमें 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी उसके अंदर 36 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। आपको बुक्स निकालनी है, वो भी मिनिमम, वर्ड को याद रखना, मिनिमम पूछा गया है। ठीक है, एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग। मतलब आपको बताना है कि क्लास लाइब्रेरी में कितनी कम से कम बुक्स आ जाएं कि वो दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो दोनों में कॉमन आ रहा है बुक्स तो कॉमन आएगा, अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो रियल नंबर पे वो कॉमन मल्टीपल बन जाता है, और मिनिमम पूछा गया बच्चों तो इसलिए ये एलसीएम आएगा। तो बेसिकली आपको एलसीएम पूछा गया है स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी के बीच में, और सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं 32, सेक्शन बी में कितने हैं 36। तो बेसिकली बच्चों आपको 32 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो आप देख सकते हो इसमें भी इन्होंने भी एलसीएम ही निकाला, तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका 288 आएगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, आप उधर से देख सकते हो, तो इसका सी ऑप्शन है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ केस बेस्ड स्टडी सॉल्व करने का। सबसे पहले आप क्या करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उससे क्या होता है आपको क्वेश्चन में पता चल जाता है क्या पूछा गया। फिर आप जब केस बेस्ड स्टडी पढ़ते हो ना तो आपका ब्रेन सीधे उधर ही स्ट्राइक करता है जो चीज़ पूछी गई है, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, बोलता है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर अगर इक्वल होता है उनके एचसीएफ के, ठीक है, और एलसीएम के। ऐसा तो होता ही है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को प्रोडक्ट करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो किसके इक्वल आता है, उन दो नंबरों के प्रोडक्ट के। ऐसा तो होता ही, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है। देन द एचसीएफ, तो बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, स्टेटमेंट में मत पढ़ो, उन्हें बस सीधे पूछा एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ पूछा हुआ है 36 और 32 का एचसीएफ कितना होता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, 32 और 36 का एचसीएफ पूछा है, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 36। और एचसीएफ किसका पूछा था 32 और 36। तो वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, 8 नहीं करता दोनों को डिवाइड, 6 नहीं करता है, 2 करता है और 4 करता है, और हाईएस्ट पूछा तो बी ऑप्शन आएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 को एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो आपको पता ही है 36 को लिख सकते हैं 9 इंटू 4, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ये जो नंबर है ये हमने कल भी बच्चों एमसीक्यू में किया था, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। ये जो नंबर है क्या ये कंपोजिट है, इसमें से आप देख सकते हो 15 कॉमन निकल जाता है, 15 बच्चों क्या निकल गया कॉमन। तो आप देख सकते हो एक नंबर तो ये आया, एक नंबर इसका बनेगा और एक 1 भी है, और आपको पता है 15 के भी 2 बन जाते हैं, एक 3 एक 5, एक ये बड़ा वाला खुद और एक 1। तो इसके तो 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, और जिसके 4 फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है। पी और क्यू 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये बच्चों पी आ गया, पी क्या दिया है ए बी स्क्वायर, क्यू क्या दिया है ए स्क्वायर बी। ठीक है, और ए बी स्क्वायर को लिखते हैं ए इंटू बी, और ए स्क्वायर को लिखते हैं ए इंटू बी। आपको बोला है इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो बच्चों मैंने आपको एलसीएम में बोलना है जो कॉमन चीज़ है वो लिख दो, दोनों में कॉमन ए बी है। फिर आप देखो बड़ा कौन है, तो बड़ा ज़्यादा इसमें है तो इसलिए ए स्क्वायर लिखो, इसमें बी 2 हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ये बच्चों पहला केस बेस्ड स्टडी हमने सॉल्व कर दिया, अब हम चलेंगे नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी में। ठीक है, जो हम नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी करेंगे, एक सेमिनार है इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेमिनार कंडक्ट करवाना है जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्चुअल में एजुकेटर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाने वाले को एजुकेटर बोलते हैं। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हिंदी इंग्लिश और मैथ के, हिंदी के 60 हैं, 84 इंग्लिश के और 108 मैथ के हैं। ठीक है, तो ये बता दिया एजुकेटर्स हैं,
हिंदी के कितने हैं 60, इंग्लिश के कितने हैं 84 और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स कितने हैं 108। तो ये कंक्लूजन निकाल दिया। फिर इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन ए सेम सब्जेक्ट। एक रूम में जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो एक ही सब्जेक्ट के होंगे। जब एक रूम के अंदर एक ही सब्जेक्ट के होंगे तो उन्होंने कॉमन चेंज आ गई सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कॉमन के बारे में पूछा तो मल्टीपल तो आएगा ही, कॉमन मल्टीपल। अब पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो इसमें HCF पूछा है, HCF पूछा, आप देख सकते हो। तो इन तीनों का HCF निकालना है जो कि आपको बुक पे दिख रहा है सामने निकला हुआ, और मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया है। तीनों का पहले फैक्टर लिखे। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सब में कॉमन 2 है, बिल्कुल है, सब में कॉमन 3 भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो सब में हो, ठीक है, और वो हाईएस्ट हो। आप देख सकते हो 2 2 2 2 2 2 सब में है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 और 2 को क्या बोलते हैं 4। फिर 3 सिंगल सिंगल सब में है, तो 4 × 3, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर 12 और ऑप्शन नंबर बी। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए इवेंट के लिए। तो इवेंट के लिए कितने रूम चाहिए वो कैसे निकलेगा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फॉर इवेंट। तो बच्चों वो कैसे निकालना है, नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू टोटल पार्टिसिपेंट्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम। ये फार्मूला होगा, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में ये फार्मूला बना कैसे। देखो टोटल पार्टिसिपेंट्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ रूम्स इनटू पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम। टोटल रूम्स कितने हैं और एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट हैं उनका मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पार्टिसिपेंट्स निकल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकलेंगे, टोटल पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम से डिवाइड करके। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, तो वो बच्चों कैसे निकलेगा, हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को और मैथ वालों को प्लस कर लो, टोटल पार्टिसिपेंट्स आ गए, उसको डिवाइड करना है पार्टिसिपेंट इन वन रूम। तो हमने निकालना है एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट है, ऊपर वाले पार्ट में निकला है 12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 21 आंसर। ये आपका कितना आ जाएगा 21। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब बच्चों हम इसका थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, इन सब का एलसीएम निकालना है। तो बच्चों ये आपको सिखाया हुआ है, इन सब का एलसीएम निकालोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। फिर बोला है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस इज, ठीक है। क्या करना है बच्चों आपको, बोला है एचसीएफ और एलसीएम इन जो 60 है, जो 84 है, 108, इसका आपने एलसीएम निकालना होगा। अभी ऊपर निकाला आपने तीनों का एलसीएम, वो कितना आया आपका 3780, इन तीनों का एलसीएम। और एचसीएफ इसके ऊपर वाले पार्ट में निकालना है, वो बच्चों आपका कितना आया हुआ है 12। तो बोल रहा है इनका प्रोडक्ट कर लो, तो इनका प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, और देख लेना कितना आता है। तो वो आप देखोगे जब, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 को आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करना है। तो 108 इससे आप 2 निकालोगे बाहर तो पीछे रहेगा 5 और 4। आप इससे a को 2 निकालोगे तो 27। अब आप इससे क्या निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो तो 9, और 9 को आप क्या लिख सकते हो, इस 2 को लिखा 2 का स्क्वायर और 9 और 3 को लिख दिया 3 का क्यूब। तो 2 स्क्वायर 3 क्यूब, तो डी ऑप्शन आएगा आपका। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बच्चों अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो केस बेस्ड स्टडी के हैं। क्या बोला गया बच्चों, आपको बोला गया है
एक गार्डन है, उसके अंदर 135 रोज प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको कॉलम्स में प्लॉट किया गया है, गार्डन में कॉलम्स बनाए हैं और उसमें प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है। और अनदर सेट मैरी गोल्ड प्लांट्स के हैं, वो 225 हैं, 135 रोज प्लांट्स हैं और 225 मैरी गोल्ड प्लांट्स हैं, ठीक है। अब बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब भी बच्चों मैक्सिमम पूछा गया हो तो आप सबको मैंने क्या बोला है, HCF ही निकालना है। क्या निकालना है, HCF। किसका HCF, 135 और 225 का HCF निकालना है, ठीक है। तो बच्चों जब आप 135 को सॉल्व करोगे तो 135 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और 225 के बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो बच्चों जब आपने इनका HCF निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 9 तो दोनों के पास है, तो 9 आ जाएगा और इधर 5 भी दोनों के पास है, तो 9 इंटू 5 45, ठीक है। तो इसका 45 आएगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट, फिर मैं बोल रहा हूँ, आज फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ पुराने लेक्चर देखिए ताकि उसको समझ आ जाए HCF और LCM हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर क्या दिया बच्चों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे। तो बच्चों इसमें कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं है, आपको रोज प्लांट दिए हैं 135 और मैरीगोल्ड दिए हैं कितने आपको 225। तो 135 और 225 को प्लस कर लो तो 360 मिलेंगे टोटल प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन प्लांटेड, ठीक है। आपको बोला गया है एक्सपोनेंट्स को सम करो, एक्सपोनेंट्स को सम करो, मगर कब, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में उनको प्लांट किया है। मैक्सिमम का मीनिंग HCF, और HCF में बच्चों आप 3 को लिख सकते हो, 9 को 3 का स्क्वायर और 5 को 5 की पावर 1, इनके एक्सपोनेंट ये होती हैं पावर है, तो इनका सम करो तो 2 + 1 क्या आएगा 3, तो इसका B ऑप्शन आएगा। इन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं, जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपका निकला HCF से, तो ये उसके फैक्टर है, ठीक है। क्या फैक्टर थे, 9 को 3 की पावर 2 और 5 को 5 की पावर 1, और बोल रहा है उसमें क्या करो आप, उनके एक्सपोनेंट्स का सम करो, मतलब पावरों का सम करो, तो 2 + 1 कितना आएगा 3, तो इसका B ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन प्लांटेड। कितनी रोज हैं जिनमें वो प्लांट कर सकते हो आप उनको, टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन प्लांटेड। तो बच्चों आपको पता ही है टोटल रोज प्लांट्स कितने थे 135, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में जब उनको प्लॉट करना था वो कितना आता था 45। तो आप क्या कर दो, टोटल रोजेस को जितनी कॉलम्स बन सकती हैं वो कितनी बन सकती हैं 45, उससे कर दो डिवाइड, तो आपको 3 आएगा। तो मतलब 3 रोज में क्या करोगे आप, उसको जितने भी रोज के प्लांट आप उनको प्लॉट कर सकते हो। अब मैरीगोल्ड प्लांट में कितने टोटल थे 225 और 45 कॉमन था, जैसे डिवाइड करोगे तो 5, तो इसमें कितनी रोज बनी 3, इसमें कितनी रोज बनी 5। उसने बोला टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनती है, दोनों को ऐड कर लो तो 8 आपकी रोज बनेंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर बोला है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स अभी हमने प्रीवियस में निकाले 360, ठीक है। अब 360 के जैसे आप फैक्टर करोगे तो बुक में किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 आएगा, इनके एक्सपोनेंट को प्लस करो तो 2 + 1 + 3 कितना आएगा 6, तो 6 आपका करेक्ट है D, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों अब हम अपना केस बेस्ड स्टडी का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला है एक मैथमेटिक्स की एग्जीबिशन लगी है, ठीक है, स्कूल में, और एक आपका फ्रेंड, वन ऑफ योर फ्रेंड इज़ मेकिंग ए मॉडल ऑफ ए फैक्टर ट्री। जो फैक्टर का ट्री है, आपका फ्रेंड एक मॉडल बना रहा है, उसको कुछ डिफ़िकल्टी आ गई और उसने हेल्प मांगी आपसे उस क्विज़ को सॉल्व करने की, ठीक है। तो अब जो ट्री है आपके सामने वो ये इस टाइप का बनाया हुआ है उसने, क्या x, फिर 5 और फिर 2 7
83, फिर ये कितना आया y, और ये कितना आएगा 253, ये कितना आया 11, और ये कितना आया z। बच्चों मैं आपको एक्चुअल में एक चीज़ बता दूं कि ये जो नंबर है, ये जो ऊपर वाला नंबर होता है, ये मेन नंबर होता है और उसके फैक्टर आपने नीचे लिखे होते हैं। तो बोला गया जो x है उसके फैक्टर कौन है 5 और 2 7 8 3। कौन कौन फैक्टर हैं 5 और 2 7 8 3। मतलब जब x को तोड़ोगे तो ये दो मिलेंगे, तो आपको x निकालना है। तो x कैसे निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। x किसके इक्वल आएगा 2 7 8 3 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको बच्चों क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने आपको बताया x क्या है, एक नंबर है जो कैसे मिलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। क्यों, क्योंकि x के फैक्टर ये दोनों हैं। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जैसे इन्होंने किया है तो आपके पास आएगा 13915। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको बोल रहा है y की वैल्यू निकालो। तो बच्चों जो ये 2783 है, इसके दो फैक्टर हैं, एक y और एक 253। अगर दोनों इसके फैक्टर हैं तो दोनों इसको डिवाइड करेंगे। कहने का मीनिंग है अगर आपके पास एक नंबर है 8, उसके दो फैक्टर हैं 4 और 2, तो दोनों इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप 8 वाले नंबर को 2 से डिवाइड करो तो आपको 4 मिलेगा, अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करो तो आपको 2 मिलेगा। वही इधर है, अगर इसको y से डिवाइड करूंगा तो ये मिलेगा, अगर इससे डिवाइड करूंगा तो y मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चन में आपको y निकालना है, तो 2783 को 253 से डिवाइड कर लो, आपको y मिलेगा, और y आपका डिवाइड करने के बाद 11 आएगा। ठीक है, और 11 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, ये z है। तो बच्चों आप सबको पता है 253 कैसे बना होगा, 11 इंटू z। तो z कैसे बनेगा, z कैसे आएगा 253/11, और जब आप 253/11 करोगे तो z आपके पास आएगा 23, बी ऑप्शन। ठीक है, अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है, दो आपके पास बचे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो नंबर है ये बेसिकली क्या है, आपको मैंने अभी बताया था 13915 से आप 5 बाहर निकाल सकते हो। एक फैक्टर 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक कोई और हो गया, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा कंपोजिट नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। फिर बोला गया 13915 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो बच्चों आप सब इसके फैक्टर निकालो, फैक्टर करने के बाद देखोगे इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। आप में से मैं आपको फिर बता रहा हूँ उस स्टूडेंट को ही समझ आएगी जिसने पुराने लेक्चर पढ़े हैं। अगर आप में से किसी को पुराने लेक्चर में डाउट है तो आपको आज भी प्रॉब्लम ही आएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया जो कि रियल नंबर्स था। एमसीक्यू भी किए, बेसिक कंसेप्ट भी किया, हमने नेट से उठा के एमसीक्यू भी किए, और हमने ओसवाल के बुक के सैम्पल पेपर के भी सब एमसीक्यू किए। तो बच्चों अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे आपका पॉलिनोमियल्स। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इस चैनल के बारे में और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आएँ। और हमारा टारगेट बस यही है, एक 40 आउट ऑफ 40। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।